नमस्कार। आज हम सब मिलकर चल रहे हैं समय में पीछे एक सफर पर, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो राजस्थान के दिल में कहीं छिपा हुआ है। ये कहानी है बैराट की, एक ऐसी जगह जिसके एक नहीं कई जीवन थे, और इसकी हर एक परत हमें एक बिल्कुल अलग, एक नए जमाने में ले जाती है। पहली नज़र में देखने पर ये शायद सिर्फ कुछ पहाड़ियां लगें। स्थानीय लोग इन्हें डूंगरी कहते हैं, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। लेकिन असलियत ये है कि इन शांत दिखने वाली पहाड़ियों के नीचे मिथकों की, बड़े बड़े साम्राज्यों की और न जाने कितने खोए हुए व्यापारिक रास्तों की कहानियां दफन हैं। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर महाकाव्य के नायक घूमे हों, एक महान सम्राट ने पूरी दुनिया के सामने अपनी आस्था का ऐलान किया हो, और वहीं पर प्राचीन यूनान के सिक्के भी मिले। सुनने में अजीब लगता है ना? पर बैराठ में ये सब सच है। ये सिर्फ कोई पुरानी जगह नहीं है, ये तो जैसे समय का एक चौराहा है जहां अलग अलग युग आकर मिलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं किंवदंतियों के दौर से। चलिए बैराट के सबसे पहले जीवन को देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे ले जाती है महाकाव्य महाभारत के पन्नों में। जरा सोच कर देखिए, यही वो जगह थी जिसे कभी विराट नगर कहते थे, शक्तिशाली मत्स्य साम्राज्य की राजधानी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास का वो जो आखिरी छिपा हुआ साल था, यानी अज्ञातवास, वो यही राजा विराट के दरबार में गुजारा था। और कहते हैं आज भी अगर कोई भीम डूंगरी पर खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे उन महान नायकों की गूंज हवा में महसूस हो रही हो। अब किंवदंतियों से निकलकर हम आते हैं ठोस इतिहास की तरफ, बैराट के दूसरे जीवन में। और ये शायद इसका सबसे सबसे जरूरी अध्याय है। ये वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य का साया इस जमीन पर पड़ा और इसे हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। सदियों तक ये जगह गुमनामी में रही। फिर 19वीं सदी में बैराट की कहानियां धीरे धीरे बाहर आने लगी। पुरातत्ववेदों ने परतें हटानी शुरू की, लेकिन 1837 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक का राज खोल दिया। और वो खोज थी ये भाब्रू शिलालेख। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये तो समझिए कि 2200 साल पुराने वक्त में जाने का एक दरवाज़ा है, एक पोर्टल। और सबसे खास बात, ये कोई शाही हुक्म नहीं है, बल्कि ये सम्राट अशोक का एक निजी खत है जिसमें वो जैसे सीधे हमसे ही बात कर रहे हो। ये सच में बैराट का सबसे बड़ा खजाना है। और इस शिलालेख के दिल में लिखे हैं ये 3 शक्तिशाली शब्द, बुद्ध, धम्म, संघ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अशोक महान की अपनी गहरी निजी आस्था का दुनिया के सामने किया गया एक ऐलान था। बुद्ध में विश्वास, उनकी शिक्षाओं यानी धम्म में विश्वास, और उनके अनुयायियों के समुदाय यानी संघ में विश्वास। तो इस एक पत्थर से हमें क्या क्या पता चला? इसने ये बात पक्की कर दी कि सम्राट अशोक सिर्फ बौद्ध धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो खुद एक सच्चे भक्त थे। इसी से हमें उनके नाम का मतलब पता चला, देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय। और ये सब कुछ लिखा था प्राचीन ब्राह्मी लिपि में, जिसने हमें एक भूली हुई भाषा को पढ़ने में भी मदद की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिलालेख तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, एक पूरी की पूरी बौद्ध दुनिया जमीन के नीचे से निकलकर सामने आ गई। गोलाकार मंदिर, बड़े बड़े स्तूप, मठ जहां भिक्षु रहा करते थे। अरे यहाँ तक कि एक सोने की मंजूषा भी मिली, और माना जाता है कि उसमें खुद भगवान बुद्ध के अवशेष रखे थे। बैराठ अशोक के साम्राज्य में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। लेकिन रुकिए, बैराठ की कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। इसका तीसरा जीवन, और शायद सबसे हैरान कर देने वाला। ये हमें धर्म और अध्यात्म की दुनिया से निकालकर सीधे ले जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हलचल भरी दुनिया में। 36, बस ये एक नंबर बैराठ के अगले बड़े राज की चाबी है। एक मामूली से मिट्टी के बर्तन के अंदर मिले थे 36 चांदी के सिक्के। सुनने में शायद ये कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन इस एक खोज ने बैराठ का पूरा इतिहास फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, सारा राज इन सिक्कों के मेल में छिपा था। इनमें से 8 सिक्के तो अपने भारतीय थे, पंचमार्क वाले, मतलब जिन पर अलग अलग निशान छापे जाते थे। लेकिन बाकी के 28 सिक्के वो थे इंडो ग्रीक राजाओं के। ये यूनानी साम्राज्य के वंशज थे जो सिकंदर के बाद यहाँ आए थे। सवाल ये है कि ये विदेशी सिक्के
राजस्थान के बीचों बीच कर क्या रहे थे? और अब आती है सबसे चौंकाने वाली बात। उन 28 में से 16 सिक्के एक ही यूनानी राजा के थे, राजा मिनांडर। और ये अशोक के समय से कई सौ साल बाद की बात है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि बेराट अब सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर बहुत जरूरी पड़ाव बन चुका था। एक ऐसा पड़ाव जो भारत को सीधे ग्रीक दुनिया से जोड़ता था। आप कह सकते हैं ये उस जमाने के ग्लोबलाइजेशन का जीता जागता सबूत है। और इस कहानी में एक और बहुत ही खूबसूरत डिटेल है। ये सिक्के ऐसे ही नहीं फेंक दिए गए थे। उन्हें बड़ी सावधानी से हाथ से बुने हुए एक सूती कपड़े में लपेटा गया था। ये नाजुक सा कपड़ा जो इतने सालों बाद भी किसी चमत्कार की तरह बचा रह गया, ये हमें बताता है कि बैराट में सिर्फ व्यापार नहीं होता था, यहाँ खूबसूरत कपड़ा भी बनता था। यानी यहाँ का स्थानीय हुनर भी काफी तरक्की कर चुका था। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है, और बैराट की कहानी का जो आखिरी अध्याय है वो हिंसा और तबाही का है। तो सवाल उठता है कि संस्कृति, धर्म और व्यापार का ये इतना फलता फूलता केंद्र आखिर खंडहर में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि बेराट का नाम इतिहास के पन्नों से लगभग मिट ही गया? सारे सबूत एक ही नाम की तरफ इशारा करते हैं, मिहिरकुल। ये 6वीं सदी का एक हूण शासक था जो बहुत ही क्रूर माना जाता था। वो अपनी तबाही मचाने की आदत और ख़ास तौर पर बौद्ध धर्म से अपनी नफरत के लिए कुख्यात था। और इस बात का हमारे पास एक तरह से सबूत भी है, एक गवाह का बयान। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग इस तबाही के लगभग 100 साल बाद बैराट आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा की किताब में साफ साफ लिखा कि उन्होंने मठों को खंडर हालत में पाया, और वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि इस सब के लिए मिहिरकुल ही जिम्मेदार था। लेकिन बैराट की रूह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तबाही के लगभग 1000 साल बाद मुगल बादशाह अकबर ने इस जगह की अहमियत को पहचाना और यहाँ तांबे के सिक्के ढालने के लिए एक टकसाल बनवाई। इस तरह इस प्राचीन शहर को एक छोटा सा नया जीवन फिर से मिला। बैराट की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। ये परतों से बना है, गूंज से बना है और बार बार जन्म लेने से बना है। तो अगली बार जब कोई भी किसी ऐसी पुरानी ऐतिहासिक जगह से गुजरे, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। जरा सोचिएगा कि उस जमीन के नीचे कितनी अनकही कहानियां, कितने भूले बिसरे जीवन दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।